हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा और आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं आकाश भटनागर सर, जिनका सिलेक्शन डीडीए में एज पोस्ट ऑन एएसओ हो रखा है और उनकी रैंक 18 आई थी इस एग्जामिनेशन में। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था ना डीडीए एएसओ का 2023 में, उसके थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। सो वेलकम आकाश, वेलकम टू अपनी परीक्षा। कैसे हैं आप? Thank you so much, ma'am. I'm great and I'm really happy to share my experience with everyone today. नो प्रॉब्लम। सो आकाश, थोड़ा सा अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो आप थोड़ा सा बताएंगे अभी आपकी करीबी एज क्या है और 10th और 12th आपने कहाँ से करी है, क्या मार्क्स थे आपने, थोड़ा सा उसके ऊपर इंसाइट। Sure, ma'am. So, मेरा नाम आकाश भटनागर है। आई एम currently 26 years old। 1999 में पैदा हुआ था। मैंने 10th और 12th लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से की थी एंड मेरे मार्क्स ऑल्दो उतने अच्छे नहीं थे। 10th में मेरे 9.2 CGPA थे, which is 87.4%, and and 12th में 92.2%। एंड फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017-20 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से करी थी। एंड देन जैसे ही पास आउट में किया, मैंने 2020 में 19 में कैट दिया था, तो उसमें मेरा कैट और बाकी एमबीए एग्जाम्स दिए थे, तो मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एमबीए में सिलेक्शन हो गया था फुल टाइम एमबीए के लिए। सो मैंने 2020 से 22 तक अपना एमबीए कंप्लीट किया एंड पोस्ट दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने पब्लिक सेक्टर में ही जॉब शुरू की थी। 2021 में आई गिव द न्यू इंडिया एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम एंड मेरा वो निकल गया था। I worked there for 7 months before joining National Housing Bank, जिसमें मैं रैंक 1 लाया था। I was there for 1.5 years and उसी टाइम डीडी का नोटिफिकेशन उसी वक्त आया था। So I prepared while I was in NHB and मैं दिल्ली आके भुवनेश्वर में पोस्टेड था, बट दिल्ली आके मैंने उसके एग्जाम दिए थे। तो बैकग्राउंड में मेरी आकाश सर से बात हुई है ना, ये उनकी 4th जॉब है ना। थोड़ा सा आप बताइए कि फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब से लेके 4th जॉब तक की सफर मतलब कैसा रहा था? मेरा प्राइमरी फोकस हमेशा बैंकिंग एग्जाम्स रहा है, बिकॉज आई फेल्ट कि जो मैंने फाइनेंस मेरा, क्योंकि मेरा अंडर भी फाइनेंस था, मैंने एमबीए में फाइनेंस में स्पेशलाइज किया था एंड मैनेजमेंट। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ तो वहां पे मैं अपनी नॉलेज से कंट्रीब्यूट कराऊंगा टू द पब्लिक सेक्टर, व्हिच वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। सो मैंने न्यू इंडिया का एग्जाम दिया था, उसके साथ साथ मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक का भी दिया उसके कुछ एक दो महीने बाद ज्वाइनिंग के। उसमें क्योंकि मुझे सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी बॉडी का एक्सपीरियंस चाहिए था, सो मैंने आरबीआई ग्रेड बी का भी टारगेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ था, बट आरबीआई असिस्टेंट हो गया था। सो आफ्टर 1.5 years इन नेशनल हाउसिंग बैंक in भुवनेश्वर, जिसमें मैंने डीडीए का भी एग्जाम दिया, आरबीआई का भी दिया। मैंने आरबीआई ज्वाइन किया दिसंबर 2024 में एंड उसके ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही डीडीए का रिजल्ट आ गया। सो आई हैड टू मेक अ चॉइस एंड आई डिसाइड कि एक जनरलिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में मुझे काफी इंटरेस्ट आया काम करने में, व्हिच वाज माय मेन केपीआई इन नेशनल हाउसिंग बैंक। सो मैंने डीडीए में ज्वाइन कर लिया आरबीआई छोड़ के। बात करें तो बहुत सारा ऐसा फील होता है कि में थोड़ा सा मतलब सही से नहीं होता, प्रोसेस फेयर नहीं है, तो सीधा आपका कर। मैम, ये बात हमें भी बहुत सुनने में आई थी जब हमारा प्रीलिम्स हो गया था। फिर मेंस के वक्त भी हमको सुनने में आया था कि डीडीए के स्टाफ अपने बच्चों के लिए सीट ले लेते हैं या फिर पैसे आता है, बट दीज जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, दीज आर ऑल रूमर्स, बिकॉज मैंने अपने बैचमेट से इंटरेक्ट किया इस सब में एंड दे आर रियली अमंग द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट अक्रॉस ऑल जॉब्स दैट आई वर्क फॉर। इस चारों जॉब्स में से दे आर वेरी स्मार्ट पीपल जो टॉप कॉलेजेस से आए हैं, जो जीएसटी इंस्पेक्टर सीएसएस में काम करते थे 1.5-2 साल से। इनफैक्ट हमारे काफी डबल डिजिट्स में लोग थे जो सीएसएस में काम करते थे या सिलेक्ट हुए थे, बट जो छोड़ के डीडीए में आए थे। एंड इवन जीएसटी इंस्पेक्टर, ऑडिटर्स, डब्ल्यूएस भी 3-4 डब्ल्यूएस भी आए सीएजी के। सो द पीपल देयर आर रियली स्मार्ट एंड देयर इज नो डाउट कि उनका फेयर सिलेक्शन ही हुआ है, बिकॉज मेरे को ऐसा तो कोई नहीं मिला जिसमें ऐसा शक हो कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला। काफी अच्छे लोग हैं और स्मार्ट लोग हैं जिनका इनकी डबल डिजिट में रैंक रही है, लाइक सीनियर इंजीनियर या फिर ए और सीनियर में काफी रैंक सीएसएस इस पेपर लेने के बाद मैंने स्विच क्यों इन कभी आपकी बात सोचा इस बारे में? सो मैम, सीएसएस वालों से तो मेरी बात इतनी हुई नहीं है, बट जीएसटी इंस्पेक्टर्स बहुत सारे थे। सो मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम दिल्ली या आसपास, एनसीआर से, हरियाणा से, यूपी से।
गुड़गांव फरीदाबाद। सो उनसे बात होती थी, दे वर पोस्टेड इन साउथ, कोई बैंगलोर में पोस्टेड था, कोई गुजरात में पोस्टेड था, एंड दे रियली वांटेड टू बी क्लोजर टू द होम टाउन। एंड सीजीएल में आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स यूजुअली का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि जो जॉब उनको अच्छी ग्रेड पे की भी हो, 4600, एंड उनको जो घर के पास भी पोस्ट कर सके, तो वो उनका आइडियल प्रेफरेंस रहता है। सो फॉर देम स्विच करना वाज नॉट मच ऑफ अ डिफिकल्ट चॉइस। ओके, सो दैट वाज दैट। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में बता सकते हैं कि सब सिलेबस क्या था? यस मैम। सो डीडीए का जो सिलेबस था, इसका पूरा एग्जैक्टली सीजीएल के पैटर्न पे फॉलो हुआ था, प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके बाद मेन जो उसका सिलेबस एटसेट्रा सब था, इट वाज प्योरली एसएससी पैटर्न, कुछ डिफरेंस नहीं था दोनों में। सो आई वाज स्टडीइंग फॉर सीजीएल एट द टाइम, तो फिर मैंने डीडीए में भी उसके बस अलग से मॉक्स दे दिया, जो सीजीएल के मॉक्स थे बेसिकली, तो उससे मेरे डीडीए में भी हेल्प हो गई। एंड मेंस में भी जब मैं अगले साल सीजीएल की प्री की तैयारी करता, तो मैं डीडी का मेन से मॉक्स देता था, तो मेरे क्योंकि 2-2.5 घंटे का मॉक्स देके मेरे प्रीलिम्स से एंड्योरेंस पड़ता था। सो देयर वाज नथिंग डिफरेंट जो मैं सीजीएल और डीडीए के लिए कुछ रिकमेंड करूंगा। आप सीजीएल की तैयारी करें तो ऑटोमेटिकली आपका डीडीए की तैयारी पूरी। हाँ, बस वैकेंसी कर रहा हूँ, सिलेक्शन भी तो इसी राइट। यस यस। तो आप दिल्ली आए थे, मतलब दिल्ली में ही रहते थे पहले की, और अब दिल्ली? यस यस मैम, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो तो यहाँ पे इजी है ना? हाँ, वो सबके लिए। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप कितने घंटे नहीं पढ़ा करते थे? थोड़ा सा, तो किसी फ्रेंड्स को क्या होता है पता नहीं पाता है और वो फॉलो नहीं करते, तो एग्जाम क्रैक कर। राइट। सो एक प्रिकॉशन ये मेरा ये फैक्टर था कि आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड कैट के एग्जाम्स। मेरा 2019 से मैंने प्रिपरेशन चालू की जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक बेसिक जो बैकग्राउंड था इन अर्थमेटिक, इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो मेरा काफी बिल्ट था। एंड इवन मैं जब एनआईसीएल में काम कर रहा था, बैंकिंग एग्जाम्स दे रहा था, तो उसमें मेरी मेंटल मैथ्स की स्पीड, अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्पीड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब सॉल्व करना मेरा काफी तेज था। सो व्हाइल आई शिफ्टेड फ्रॉम बैंक टू एसएससी, आई हैड टू फोकस ऑन सम फैक्टर्स, एंड उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। सो ऑन एवरेज मैं अपना शेड्यूल बता सकता हूँ। मैं भुवनेश्वर में जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैं कैसा करता था। आई एम अ अर्ली बर्ड, मैं जल्दी उठता था पढ़ने के लिए। आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 4:35, एंड देन मैं अराउंड 3.5 घंटे 8:30 तक पढ़ता था, एंड देन खाना खा के नहा धो के आई यूज्ड टू लीव फॉर ऑफिस बाय 9:30। देन 10 से 6 मेरा ऑफिस रहता था। सो उस टाइम में लंच ब्रेक में थोड़ा जल्दी खाना खा के मैं थोड़ा जीके पढ़ लेता था, या फिर थोड़ा सॉल्व कर कोशिश करता था कि मेंटली अपनी स्पीड बढ़ाओ मैथ्स की, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैं कोशिश करता था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस में खाना खाने के बाद भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि टाइम का गलत उपयोग कर रहे हैं। सो आई ट्राई नॉट टू डू दैट। उसके अलावा मैं घर जाके फिर मैं 6:30-7 बजे तक घर पे पहुंचता था। मैं 7 से 9-10 बजे तक 2-3 घंटे और देता था। ऑन वीकेंड्स आई यूज्ड टू स्ट्रेच रियली हार्ड। मैं आई ट्राइड कि मैं 8 से 12 घंटे मिनिमम पढूं, बिकॉज आई न्यू कि इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, लोग सालों साल तैयारी करते हैं फुल टाइम, एंड दे गिव 15-16 आवर्स है लोग, मैं जानता हूँ। सो आई फेल्ट कि मैं जितना स्ट्रेच कर सकता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, एटलीस्ट 10 आवर्स तो मैं वीकेंड्स पे दे पाऊँ, ताकि मेरे वीकडेज का भी जितना मैं नहीं कर पाया उतना कवर अप कर दूं। बहुत बहुत ही, मतलब आई थिंक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सीखे हैं और सेक्टर वालों को रिजल्ट नहीं होते, तो और जॉब कर देते हैं, बट आपका वन ऑफ द फनीएस्ट है बिकॉज आप सब टाइम वेस्ट करने का स्कोप दिख नहीं रहा है। आप टाइम को यूटिलाइज कर रहा है कि कहीं से भी टाइम मिलता है, आई हैव टू ट्राई दिस। यस सर। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि वेरियस 6 डेज वर्किंग है कि 5 डेज, बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन। ओके मैम। सो मैम डीडीए में इट डिपेंड्स कि आप किधर पोस्टेड हैं। डीडीए के 2 हेड ऑफिसेज हैं, एक विकास सदन इन आईएनए और दूसरा विकास में आईटीओ पे। इन दोनों में अगर आप पोस्टेड हैं तो आपका 5 डे वीक है, आपका सैटरडे संडे ऑफ, एवरी सैटरडे संडे इज ऑफ। बट जैसे अगर आप इन दोनों ऑफिस के बाद डिविजनल ऑफिस, जैसे आपके द्वारका में या फिर ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर में या फिर रोहिणी में कहीं कहीं आप पोस्ट होते हैं, तो उसमें सेकंड सैटरडेज ऑफ रहते हैं, द रेस्ट ऑफ द सैटरडेज आर वर्किंग। ये है सच है कि 6 डेज वर्किंग वीक है अगर आपको आईटीओ या आईएनए के बाहर मिला जी, विकास सदन विकास में। थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या डीडीए की जॉब पे प्रेशर है कि मतलब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो है थोड़ा सा इशू? जैसे काफी बार क्या होता है कि सीजीएल की कुछ पोस्ट में या स्टेनो की कुछ पोस्ट में या सीएचएसएल की कुछ पोस्ट में एक आप थोड़ा बहुत काम नहीं की करोगे तो चलेगा, इट्स फाइन। ये होता है कि नहीं भाई करना पड़ेगा हमें काम। सो व्हाट इज द सिनेरियो इन वीक? सो मैम एज एन एएसओ आप एंट्री लेवल ऑफिसर बन के जाते हैं। सो एनीवेयर जहाँ पे भी आप इस लेवल पे जाते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा काम करेंगे। डीडीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका कोर वर्क है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वर्कलोड इज देयर, एवरी
हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सीट्स होती हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं जहाँ काम बहुत रहता है, एंड डीडीए इज नो एक्सेप्शन। काम सेक्शंस कुछ सेक्शंस में है, कुछ में नहीं है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, पूरा स्पेक्ट्रम है वो। बट अगर आपको ऐसा भी डिपार्टमेंट मिलता है जहाँ विच इज नोन फॉर इट्स वर्कलोड, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग सीट कौन सी है, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं, उस पर एग्जैक्टली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है। कुछ हैवी सेक्शंस में भी अगर आपको ऐसी सीट्स दे गई हैं जहाँ पे ज्यादा काम नहीं आता उस डायरेक्शन में, तो उसको भी आप एक तरह से लो प्रेशर वाला ही मान सकते हैं। जबकि कुछ लाइट सेक्शंस में भी ऐसी सीट्स होती हैं जिनको पब्लिक से डील करना होता है, या फिर जिनको कुछ टाइम बाउंड काम करना होता है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है। बट ओवरऑल व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि सिंस लोग अगर इसको टारगेट कर रहे हैं, तो दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि काम अगर आप आज नहीं करोगे तो कल तो करना पड़ेगा, पाइल अप करके एंड एट द एंड आपके पास ही आएगा। तो आपके आसपास मतलब क्या स्टेनोग्राफर्स भी रहते हैं, जीएसएस भी रहते हैं? यस मैम, मेरे सेक्शन में तो नहीं है, बट हैं, मतलब आई हैव इंटरेक्टेड विद अ कपल ऑफ देम, एंड वो काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेनोग्राफर्स के लिए भी तो देखेंगे, सेक्शन जो जीएसएस भी देखेंगे कि थोड़ा सा अगर आपने दूर से देखा हो कि कैसा वर्कलोड है, उनके लिए कैसी है ये जॉब? श्योर मैम। सो जेएसएस का भी एक्चुअली एएसओ जो केडर है उनको मोस्टली विकास सदन या विकास मीनार में पोस्टिंग मिली है, बिकॉज उनकी उधर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की। जेएसएस हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस उनकी पोस्टिंग कहीं भी मतलब इफ दे रिक्वेस्ट, बिकॉज जेएसएस का बैच बड़ा रहता है, सो दे आर एबल टू सेंड देम ऑल अक्रॉस दिल्ली, नॉट जस्ट विकास सदन विकास मीनार में ही रखना होता, बट दे कैन बी सेंड टू मेनी मोर डिपार्टमेंट्स, इवन डिविजनल ऑफिसेस। तो अगर जैसे डीडी इज अ वेरी कंसिडरेट एम्प्लॉयर इन द सेंस, अगर आप कुछ जेन्युइन रीजन होगा कि आपको अपने घर के पास चाहिए या फिर आपका कुछ है, तो दे विल ट्राई टू कंसिडर इट। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि दे आर वेरी कंसिडरेट इन दैट सेंस। तो जेएसए का वर्कलोड अगेन उसकी सीट पे डिपेंड करता है। डिविजनल ऑफिस में नॉर्मल वर्कलोड है। आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा कोई, यूजुअली किसी को 6 बजे के या 5 बजे के बियॉन्ड नहीं रुकना होता है। सो ऐसा तो किसी पोस्ट में, मेरे को हायर पोस्ट को छोड़ के ऑब्वियसली टिल एडी लेवल, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि रेगुलरली किसी को 6 बजे के बाद रुकना होगा। और गर्ल्स के लिए अगर आपका लक्ष्य हुआ? So ma'am, it's a good job for girls. It's non-transferable desk job है, एंड डीडीए का काम जो है वो इंटरेस्टिंग भी है काफी, लाइन पूरा दिल्ली का संभालना। सो इट्स अ गुड जॉब, लाइक जस्ट लाइक सीएसएस, इट्स अ गुड जॉब फॉर गर्ल्स, स्पेशली जो दिल्ली या आसपास से आती हैं, बिकॉज आपको घर के आसपास भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल सकता है। आपके लिए उतना ट्रैवलिंग का भी इशू नहीं होगा। आपके बॉसेस लोग इधर अच्छे हैं, पढ़े लिखे स्मार्ट है, सो वो भी कंसिडरेट रहते हैं काफी। सो इट्स अ गुड जॉब फॉर गर्ल्स। So is it a food or your next job after according to that? सो मैम, एएसओस आर मेनली डेस्क जॉब, वो उनका डेस्क का ही काम रहता है, बिकॉज जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल, जो वो वाला केडर है, इवन जैसे वो मेनली सेक्रेटेरिएट या मिनिस्टीरियल काम करते हैं, विच इज रनिंग द ऑफिस इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, आपकी रिपोर्ट्स, वो सब करना। सो इट्स मेनली अ डेस्क जॉब। सो फील्ड का ओनली स्कोप है कि आपको डिविजनल ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है, बट इवन देयर आई डोंट थिंक कि आपको कोई फील्ड का काम ऐसे देंगे, बिकॉज एएसओ का स्कोप ही नहीं है फील्ड में काम करने का। इनकेस आपने चाहे ऐसा हो कि आपको सीखे एएसओ इन सीएसएस एग्जांपल दे रहे Yes, sir. हैं ऑन वीडियो में, तो Yes. आप क्या चूज करेंगे अगर ऐसा होता? Now it's a very tough choice. बट जैसे मैंने अभी देखा है, मेरे बहुत सारे बैचमेट सीएसएस से छोड़ के आए हैं, डीडीए में आए हैं, दोनों जॉब्स बहुत, इनफैक्ट मोरलेस इक्विवेलेंट, मतलब प्रमोशनल एस्पेक्ट्स और उन सब में, काम के स्ट्रक्चर में, जो आपका रिपोर्टिंग है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक आई वुड स्टिल चूज डीडीए, प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा पहला प्रमोशन हमको जल्दी मिल सका है। इनफैक्ट आई एम एलिजिबल फॉर द प्रमोशनल एग्जाम, बिकॉज मैंने एमबीए किया तो उसकी नोटिफिकेशन आई है अभी। सो मैं पर्सनली आई वुड स्टिल चूज डीडीए। सो अब प्रमोशन के ऊपर आइए, तो प्रमोशन के बारे में बात कीजिए। आपके अकॉर्डिंग कैसे प्रमोशन है, फास्ट स्लो, और क्या क्या प्रमोशन करेंगे अगर जरा बताएं। श्योर मैम। सो जैसे हमारे मैं अगर सीएसएस से अगर जैसे उसका सीएसएस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ, तो एएसओ इज द एंट्री लेवल ऑफिसर्स। उसके ऊपर सीएसएस में बस ये होता है कि उनके ऊपर सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जो लेवल 8 गेजेटेड होते हैं। इधर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, एंड उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर डेप्यूटी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर की पोस्ट रहती है। सो असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रमोशन तो एएसओ का जल्दी मिल जाता है। उसके बाद इट्स ऑल वैकेंसी बेस्ड, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर।
सो जैसे आप ऊपर जाते आते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट कीप गेटिंग लोअर एंड लोअर। सो एडी के बाद का प्रमोशन डीडी आपको मिल सकता है, बट इट माइट टेक सम टाइम। इसका मैं एक्चुअली ज्यादा श्योर नहीं हूँ। मैं एडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तक के प्रमोशन तक का आपको बता सकता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर का मेरे को खुद आइडिया नहीं है। सो अभी हमारे बैच में जहाँ तक हमें सुनने में आया है, इट माइट टेक 2-3 years सीनियोरिटी के बेसिस पे जो अच्छे रैंक्स वाले उनको प्रमोट होने के लिए, एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम जब भी होल्ड होगा तो उसमें बाकी लोग एलिजिबल होंगे देने के लिए। एंड एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बैच में से ज्यादा लोग उसके लिए एलिजिबल है नहीं, बिकॉज इट डिमांड्स एमबीए। अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं? अब व्हाट इतना तो कर लिया, अब आगे? So I'm at home and घर पे सरकारी नौकरी मिलना, वो भी level 7, it's a great feeling. And it's a good organization, तो मेरे को मेरे सेक्शन अच्छा मिले, काम मुझे करने में मजा आ रहा है, लोग अच्छे हैं, so मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है ऐसे, बट स्टिल इट्स ह्यूमन नेचर टू सीक ग्रोथ। तो मैंने अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने आपको बताया था, नोटिफिकेशन आया है, उसका ड्राफ्ट उसका वो आया है, सो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, सो आई विल बी टारगेटिंग दैट। एक तरह का प्रमोशन हो गया वो। उसके अलावा आई हैवंट थॉट मच, बट आई माइट गो फॉर सिविल सर्विसेज इन द फ्यूचर, बट अभी जस्ट मैं दिल्ली के लाइफ थोड़ा एंजॉय कर। सो अभी आपको इतना टाइम नहीं जाता है लेकिन इस जॉब से आप पार्टिसिपेट करते हैं? यस मैम, सो डीडीए की जॉब हमारी टाइमिंग 9:30 से 6 बजे है विकास सदन में। सो आई लीव होम 8:30 पौने 9 तक घर से निकलता हूँ, ताकि मैं 40 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊँ, एंड देन आई लीव अराउंड 6-6:15 काम रैप अप करके, ताकि मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ। सो अगेन जैसे मेरा था, मैं सुबह 4-5 बजे उठ के 2-3 घंटे उधर डेडिकेट कर देता हूँ, मेट्रो में कोशिश कर लेता हूँ कुछ पढ़ लूँ, एंड देन घर आके मेरे को 1-2 घंटे मिल जाता है। सो इन दैट सेंस आई एम एबल टू टेक आउट टाइम फॉर व्हाटएवर आई नीड टू डू। थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि सैलरी आ गई आपकी जब से ज्वाइन करा, या फिर क्या है सैलरी का हिसाब? तो सैलरी का मैं बोलूँ तो लेवल 7 जॉब है, 4600 ग्रेड पे। सो मेरे को एक्चुअली खुद अभी सैलरी आई नहीं है, इट्स अबाउट टू कम एक्चुअली, क्योंकि पोस्टिंग और पेपर वर्क में थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया था। मैं डीडी को क्या दोस्त हूँ, तो व्हाट मेरे बैचमेट्स को सैलरी मिली है उनकी। सो व्हाट आई हर्ड वाज, ऑल्दो कोई खुल कितना शेयर नहीं कर पाता, इट वाज अराउंड 81,000 इन हैंड। So that is great. The point is Yes. motivation. Like 85,000 exactly. फिर दिल्ली में रहने की बहुत अगर आई थिंक एक सिटी है, जैसे भी अपने पर्व मेट्रो सिटी है। So anything else you want to share about DBA स्टूडेंट्स जो करें, क्योंकि as you know 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आने वाला है। जी मैम। एंड उसके अंदर जेएसए की भी काफी अच्छी वैकेंसी है, 199 स्टेनो की वैकेंसी। इस पर एमटीएस भी इंटरव्यू करा रहे हैं 7.5 गुड। सो तो अगर आप बता सकते स्टूडेंट्स को जो ये इंटरव्यू देखेंगे तो डेफिनेटली वो ये फॉर्म भरने वाले जो क्या बेटर कर सकते हैं, तो उन्हें दूसरे बच्चे एलिमिनेट हो जाए लेकिन वो सक्सेस पाते जल्दी। सो डीडीए के लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं, यू जस्ट रियली नीड टू वर्क हार्ड आपके अपने सीजीएल के प्रिपरेशन में। एंड दोनों एग्जाम साइड बाय साइड देने में कोई वो नहीं है, बिकॉज दोनों का मोर और सिमिलर पैटर्न है। जेएसए का पैटर्न इज मोर ऑन द बेस ऑफ सीएचएसएल, जहां तक मुझे सुनने में, आई एम नॉट श्योर। हाँ, सो डीडीए के लिए यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, बिकॉज सीट्स इसमें कंपैरेटिवली लिमिटेड आती है कंपेयर टू सीजीएल। सीट्स लिमिटेड है, बट लोग जो दिल्ली या फिर आसपास के हैं, यूपी से, बिहार से, या आपके हरियाणा से, इवन एमपी से, सो वो सब दिल्ली के जॉब पसंद करेंगे, जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द अपॉर्चुनिटी टू गो होम एवरी नाउ एंड देन। तो कंपटीशन इसमें बहुत रहता है, सो इसमें सीजीएल से भी ज्यादा आपको तैयारी करनी होती है। इन द सेंस आप डीडीए का अगर बेंचमार्क लेके चलेंगे तो आपका एसएससी की तैयारी होती रहेगी, कि आपको उसकी कंपटीशन को बीट करना है। तो सीजीएल कंपटीशन आपको लगेगा थोड़ा कमी। जी वैकेंसी डिजिट आती है, और सीजीएल में 4 डिजिट 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, दैट इज द केस। और वहाँ के रिफाइंड स्टूडेंट्स ही आई थिंक बीडीए को ऑप्ट करते हैं, जिनको वहाँ पे मजा नहीं आ रहा या स्टेज बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने बताया था, बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स फिर से देते हैं डीडीए घर आने के लिए, सीजीएल डीडीए। सो उस उनके वजह से कंपटीशन बढ़ता है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू बीट देम, जो पहले से सीजीएल में टॉप रैंक्स ला चुके हैं। सो यू नीड टू वर्क हार्ड जो भी एग्जाम देते हैं। सो अगर मैं आपसे अपना लास्ट क्वेश्चन पूछूं, स्ट्रैटेजी फॉर डीडीए, लाइक कैसे पढ़े, वो तो आपने बता दिया कि ऐसे 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 सब कैसे, तो बस अगर आप इनसाइट दे कि रिवीजन कैसे करें स्टूडेंट्स,
और मॉक्स में लाइक आप अगर जैसे सीजीएल के मॉक्स दे रहे थे तो उसका आपको कितना सो रिविजन के लिए जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैंने कैसे किया था। क्वांट में तो क्वांट में मैंने पहले बेसिक्स देखता था, क्योंकि मैं बैंकिंग से आता था, मेरे को एडवांस बिल्कुल नहीं आता था जब मैंने तैयारी शुरू की थी, बिकॉज वहाँ पे अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। सो मैंने अपने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन, उनके बिना आपका क्वांट नहीं होता। तो फाउंडेशन क्लियर करके आपका बेसिक्स क्लियर होके प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जैसे आप क्वेश्चन देखें आपका हाथ बिना पूरे क्वेश्चन पढ़े खुद चलने लग जाए। सेम गोज विद रीजनिंग। बस रिवीजन की बात जहाँ पे आती है वो इंग्लिश और जीके में आती है, विच आई फाउंड द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शंस, बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर के रूल्स रटने होता है, एक्टिव पैसिव नरेशन ग्रामर रूल्स, एंड उनको बहुत ध्यान में वो क्या भी रटना होता है। रटना इन द सेंस आई ट्राई टू यूज देम इन माय डेली लाइफ, तो उसके वजह से वो थोड़ा इजी हो गया था। बट ग्रामर के रूल्स को रोट मेमोराइज करना, what I used to do was for both GK and English was, मैं जैसे कोई टॉपिक पढ़ता था उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद what I used to do is कि मैं एक्टिव रिकॉल करता था कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, तो लूसेंट से सपोज, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं मेजर पॉइंट्स होते थे, मैं क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करता था कि अभी ये हुआ इस साल, फिर इस साल अभी ये हुआ, फिर अभी इस साल ये हुआ, ऐसे करके मैं एक्टिव रिकॉल करता था ताकि मैं उनको जल्दी जल्दी याद कर सकूं। I didn't used to wait for options, कि options देख के मुझे कुछ स्ट्राइक कर जाए, but I used to do this. And जहाँ बात mocks की आती है, mocks are the most important part of the process. I gave around जब मैं डीडी का मेंस देने गया था, I gave more than 30-40 mocks मेंस के लिए, along with CGL pre SSC CPO 2-3 घंटे के mocks एक साथ देता था मैं, ताकि मेरा endurance बढ़े एंड उसके साथ साथ मैं रिकॉल बढ़ा पाऊँ, कि मुझे जीके, स्पेशली जीके के नए नए क्वेश्चन आता था, तो क्या मैं याद कर पा लूँ कि मैंने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या फिर अगर कोई भी तरह का नया क्वेश्चन आता था तो मैं उसका कॉन्सेप्ट जानता हूँ कि नहीं। So mocks are very important, and उनको एनालाइज करके आई यूज्ड टू वर्क ऑन माय वीकनेस एंड आई यूज्ड टू इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप। इट्स एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस, धीरे धीरे ही होता है ये, तो वैसे करके आई वर्क ऑन। So thank you so much. Thank you so much. You know, the process is quite just mediated. Process fair नहीं होता, जिनकी मामा तो आज दिन ये कमेंट्स आते हैं मैम टीके के बारे में मत बताओ, प्रोसेस ही फेयर नहीं है, ये है वो है। सो आई थिंक लाइक प्रूफ यहाँ पे जो वर्क भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग जरूर भरो, भरो, तैयारी करो और अच्छे से करो, चाहे जैसे देख रहे हैं, चाहे आपका पटवारी का एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छा एग्जाम है पटवारी का भी, जो एएसओ है एंड स्टेनो है, फिर भी पोस्ट आप भर सकते हैं, एलिजिबल है, भरिए और एग्जाम दीजिए। एंड उसका एग्जामिनेशन सिर्फ दिल्ली में होगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अपनी परीक्षा पर, इसका लिंक आपको कमेंट में मिलेगा, और हम लोग भी मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग, इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आकाश, आप ज्वाइन करने ये सारे देने के लिए, और अगर बच्चों के डाउट आएंगे तो आप भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा, अगर ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।